एक ऐसा निवेश का मौका जो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। तो क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर कोई छिपा हुआ जाल? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी बचत पर, अपनी सेविंग्स पर 40% का ब्याज कमाने का मौका मिले तो सुनने में कैसा लगता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है, और यही सवाल हमें सीधा तुर्की के फाइनेंशियल बाजार की गहराई में ले जाता है। तो ये दुविधा असल में एक रेडिट यूजर ऑकवर्ड कॉन्टैक्ट 9112 के सामने आई। एक तरफ जर्मनी, जहां उन्हें अपनी सेविंग्स पर सिर्फ 2.5% ब्याज मिल रहा था, और दूसरी तरफ तुर्की, जहां 40% का मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न ऑफर हो रहा था। और देखिए, यही जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। अच्छा, तो इस सोच के पीछे जो स्ट्रैटेजी है उसे कहते हैं कैरी ट्रेड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ऐसी जगह से पैसा उधार लो जहां ब्याज दर कम हो, और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां ब्याज दर बहुत ज्यादा हो, और बीच का जो फर्क है बस वही मुनाफा है। रेडिट पर जो प्लान बताया गया था वो तो एकदम सीधा साधा लगता है। बस 4 सिंपल स्टेप्स और हजारों यूरोस का सीधा सीधा प्रॉफिट। सुनने में तो क्या कमाल लगता है, लेकिन हाँ, एक लेकिन है। ये पूरा का पूरा प्लान एक बहुत ही क्रूशल अजम्पशन, एक बहुत जरूरी धारणा पर टिका हुआ है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी कि वो पहला और सबसे बड़ा रिस्क जो इस पूरी कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी की नींव पर ही सवाल खड़े कर देता है। और ये रही वो धारणा, वो अजम्पशन। ये पूरा ट्रेड बस इसी एक विश्वास पर टिका है कि तुर्की की करेंसी लीरा, जो पिछले 6 महीने से स्टेबल है, वो आगे भी स्टेबल ही रहेगी। पर सवाल ये है कि क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में 6 महीने का डेटा सच में काफी होता है? तो चलिए 6 महीने को भूलकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। पिछले 10 सालों का डेटा देखिए। यूरो तुर्की लीरा के मुकाबले 1260%, जी हाँ, 1260% से ज्यादा मजबूत हुआ है। अब ये आंकड़ा लीरा की एक बिल्कुल ही अलग और बेहद वॉलेटाइल कहानी बताता है। वो 6 महीने वाली स्थिरता इसके सामने कहीं नहीं टिकती। तो एक दूसरे रेडिट यूजर ने इस बात को बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेबल करेंसी 40% का रिटर्न नहीं देती। ये जो 40% है, ये असल में इकोनॉमी की ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का साइन है। ये एक तरह का लालच है, एक चारा है, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स एक रिस्की इकोनॉमी में अपना पैसा फंसा दे। तो अब सवाल ये उठता है कि तुर्की में ब्याज दर इतनी ज्यादा है क्यों? और इसका जवाब हमें मिलता है देश की महंगाई से चल रही एक बहुत लंबी लड़ाई में। हाँ, तो यही सवाल एक और यूजर ने भी पूछा था कि अगर लीरा इतनी ज्यादा अनस्टेबल है तो फिर 40% की ब्याज दर देने का मतलब क्या है? कोई देश ऐसा क्यों करेगा? और इसका जवाब छुपा है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में। ये देखिए, ये तुर्की के सेंट्रल बैंक का अपना डेटा है। उनका मीडियम टर्म टारगेट है 5% इन्फ्लेशन, लेकिन 2025 के आखिर के लिए उनका अपना ही फोरकास्ट है 32%। 32%। अब ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है, और ये साफ साफ दिखाता है कि महंगाई को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है। 2001 में एक बड़े रिफॉर्म के बाद से सेंट्रल बैंक का लीगली मैंडेटेड, मतलब कानूनी तौर पर सबसे जरूरी काम है महंगाई को काबू में रखना, और इसके लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस भी दी गई है, मतलब वो अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा कि तुर्की के ही एक यूजर बताते हैं, हाल के सालों में ऐसे भी दौर आए हैं जब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बिल्कुल उलट-पुलट पॉलिसीज अपनाई गई। मतलब ऐसी नीतियां जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को ही हिलाकर रख दिया और मार्केट में जबरदस्त अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ये जो बात है ना, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे रिस्क्स के बावजूद तुर्की की इकोनॉमी इन्वेस्टर्स को कुछ सरप्राइजिंगली पॉजिटिव सिग्नल्स भी दे रही है। पहला सिग्नल स्टॉक मार्केट से। इस्तांबुल का जो बिस्ट 100 इंडेक्स है वो तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मार्केट में इन्वेस्टर्स के बढ़ते कॉन्फिडेंस और एक नई उम्मीद का साफ इशारा है। फिर आता है दूसरा पॉजिटिव सिग्नल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। 2025 के पहले 6 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 27% से ज्यादा की जंप आई है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब तुर्की के बाजार में पैसा लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। ये भी तो इकोनॉमी में भरोसे को ही दिखाता है ना। और ये तो बढ़ते हुए भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। ये नंबर है 240। ये तुर्की का 5 ईयर सीडीएस प्रीमियम है।
अब सीरियस प्रीमियम क्या होता है? आसान भाषा में ये तुर्की के कर्ज न चुका पाने के रिस्क के खिलाफ इंश्योरेंस की कीमत है। कीमत जितनी कम, रिस्क उतना कम। और ये प्रीमियम कुछ साल पहले 800 से भी ऊपर था और अब सिर्फ 240। मतलब मार्केट अब तुर्की को कहीं ज्यादा सेफ मान रहा है। लेकिन इस पॉजिटिव तस्वीर के बावजूद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कुछ गहरे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ भी इशारा करती हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल एक्सटर्नल बैलेंस और ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल, ये वो चीजें हैं जहां अभी भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो मतलब फाउंडेशंस अभी भी मजबूत करनी बाकी हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इन सारे मिक्स्ड सिग्नल्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और हमारे ओरिजिनल सवाल का जवाब क्या निकलता है। तुर्की के एक यूजर की ये चेतावनी देखिए, और ये बहुत सीधी और साफ है। वो लीरा को एक शिट कॉइन कहते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है और जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। और उनकी सीधी चेतावनी है कि कोई भी रात भर में अपने पैसे का 10% गवा सकता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये सिर्फ एक रिस्क नहीं है, ये 3 आपस में जुड़े हुए खतरों का जाल है। पहला, करेंसी रिस्क कि लीरा की कीमत गिर जाए। दूसरा, इन्फ्लेशन रिस्क कि महंगाई सारे प्रॉफिट को खा जाए। और तीसरा, सबसे बड़ा, पॉलिटिकल रिस्क कि रातों रात कोई पॉलिसी बदल जाए और सब कुछ उलट-पुलट हो जाए। और ये यूजर इसी पॉलिटिकल रिस्क को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं है, ये एर्दोआन रिस्क है। मतलब तुर्की में चीजें बहुत बहुत तेजी से बदल सकती हैं और ये इस पूरे इक्वेशन का सबसे अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। क्या ये कैरी ट्रेड एक हाई यील्ड अपॉर्चुनिटी है या फिर एक तबाही जो बस होने का इंतजार कर रही है? एक तरफ 40% का जबरदस्त लालच है और दूसरी तरफ ये 3 तरफा खतरा। फैसला तो आखिरकार इन्वेस्टर का ही होता है, लेकिन उम्मीद है अब ये फैसला पहले से कहीं ज्यादा जानकारी के साथ लिया जा सकेगा।